हेलो एवरीवन। सो आपको पता ही होगा कि आजकल हम एआईबी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखा है, वो वाला वीडियो यहाँ पे ऊपर आएगा, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो आज हम सीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मटेरियल फॉर डिसाइडिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट इन द लाइट ऑफ सीपीसी? आंसर होगा क्या? एवोमेंट्स इन द प्लेंट। एवोमेंट्स ऑफ द प्लेंट को देके कोर्ट डिसाइड करेगा जुरिस्डिक्शन। The second question is, which of the following cannot be considered as the suit of civil nature for section 9 of the CPC 1908? तो इसका सही आंसर है डी। ये सब गलत है, क्योंकि ये सब सूट ऑफ सिविल नेचर के हैं, और ये सूट रिलेटिंग टू राइट्स टू वर्शिप, ये जो है ये सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है। तो अगर आपको एक प्रिंसिपल बताता हूँ, ये प्रिंसिपल क्वेश्चन रिलेट्स टू कास्ट और रिलीजियन, देन द सूट इज नॉट ऑफ सिविल नेचर। तो अगर द प्रिंसिपल क्वेश्चन जो होता है एक सूट में, अगर वो सोशियो रिलीजियस कैरेक्टर का है, वो सिविल नेचर का सूट होता है, जो कि एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 9 में दिया गया है। ए सूट, आप पढ़ेंगे, अगर बेयर एक्ट आपके पास है तो निकाल के देख सकते हैं। सेक्शन 9 का एक्सप्लेनेशन 1, अ सूट इन व्हिच द राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू ऑफिस इज कंटेस्टेड इन अ सूट, दैट इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। Then moving on to section question 3, which of the following provisions of the Code of Civil Procedure makes the doctrine of res judicata applicable in representative suits? तो इसका आंसर होगा बी, सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 6। तो आपको पता ही है कि एआईबी का एग्जाम जो है वो ओपन बुक है। आपको आप लोग बुक लेके जा सकते हैं। तो अगर कोई आंसर आपको पता भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ वहाँ नहीं देखना है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट सेक्शन 11 में जाना है, जो जो एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं उसको पढ़ना है। फिर वहाँ पे एक्सप्लेनेशन 6, वहाँ पे लिखा ही है कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का हो सकता है, एक इंसान दूसरे इंसानों के को रिप्रेजेंट करके भी सूट फाइल कर सकते हैं, वहाँ पे पूरा लिखा गया है। तो इन फोर्थ क्वेश्चन इज, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अ कोर्ट विल नॉट इशू समन्स फॉर पर्सनल अपीयरेंस टू द डिफेंडेंट? तो ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें मिलेगा ऑर्डर 5 रूल 4 में। जो बी वाला जो प्रोविजन है, वहां पे एक्सप्रेसली मेंशन है कि प्लेस ऑफ रेसिडेंस शुड बी लेस देन 200 माइल्स फ्रॉम द कोर्ट। तो जो डिफेंडेंट का प्लेस ऑफ रेसिडेंस है, उसका प्लेस ऑफ रेसिडेंस 200 माइल्स से कम होना चाहिए। उसी इफ 200 माइल्स से कम है, तभी उसको समन्स भेजा जा सकता है पर्सनल अटेंडेंस के लिए। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर है? सी। तो फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी टाइम्स एट मैक्स मे एन एडजॉर्नमेंट बी ग्रांटेड टू अ पार्टी ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द सूट एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908? तो इसका आंसर है बी, 3 टाइम्स। ये दिया गया है ऑर्डर 17 रूल 1 के प्रोवाइजो में, जहां पे लिखा है कि नो एडजॉर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 टाइम्स टू ए पार्टी ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ अ सूट। Then moving forward to the sixth question, which of the following amendment act made the provision in the कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर टू प्रोड्यूस ए विटनेस विदाउट अ समन्स? तो इसका आंसर है ए। ए इसका आंसर है। ये जो आप लोग पूछ रहे होंगे, कि आपको एक डाउट होगा कि ये सब कहाँ पे दिया होता है, अगर आप लोग फुटनोट्स पे जाएंगे तो ये सब लिखा है डायरेक्टली। तो आपको अगर इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है, तो आपको डायरेक्ट उस प्रोविजन में जाना है, उसके फुटनोट्स में देखना है। अगर फुटनोट्स में क्या मेंशन है, अगर आप इस प्रोविजन में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इजी है पूरा, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको इजी होगा क्रैक करने के लिए यही भी। सो द सेवेंथ क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ड कॉस्ट्स एज प्रोवाइडेड अंडर द सीपीसी 1908? तो कॉस्ट के डेफिनेशन में क्या नहीं आता है? फूडिंग और लॉजिंग एक्सपेंसेस नहीं आता है, ये सब को उसको नहीं दिया जाएगा कॉस्ट में। देन मूविंग फॉरवर्ड टू द एट्थ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग provisions of CPC 1908 deal with substituted service of summons upon the defendant? Substituted service of summons on the defendant, तो ये जब ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर आपको ये पता भी नहीं है कहाँ पे दिया गया है, तो आपको डायरेक्ट इसके जो MCQ ऑप्शन है उसको देखना है। एक 1 बाय 1 आपको सभी को चेक करना है। अगर आप सबको चेक करेंगे तो आपको मिलेगा ये आंसर सी में, ऑर्डर 5 रूल 20 में।
तो which order of CPC 1908 deals with temporary injunction and interlocutory injunction? तो अगर इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन द एग्जाम, अगर आपको इसका भी आंसर पता नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, आपको कंटेंट्स में जाना है। तो अगर कंटेंट्स में जाएंगे तो आपको वहां पे टेम्पोररी इंजंक्शन का जो चैप्टर है और इंटरलोक्यूटरी का इंजंक्शन का जो चैप्टर है वो आपको मिलेगा ऑर्डर 39 में, बी में। ऑप्शन है इसका बी। तो which of the following sections of CPC 1908 deals with the concept of res judicata? रेस जुडिकाटा के बारे में कहा दिया गया है, उसी तरह से आपको चेक करना है। आप कंटेंट्स में जाइएगा, फिर आप देखेंगे, आपको कंटेंट्स में भी नहीं जाना है, आप डायरेक्ट ऑप्शंस में चेक कर सकते हैं। सेक्शन 10 देखेगा जो कि रेस्ट सब जुडाइस के बारे में बोल रहा है। सेक्शन 11 जो है रेस्ट जुडिकाटा के बारे में बोल रहा है। तो इसका आंसर है सेक्शन 11। सो ये था हमारा 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे आज सॉल्व किया। फिर हम कल भी दूसरे कुछ सब्जेक्ट्स या फिर इसी सीपीसी को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।